चलिए, तो पहला लाइन तो क्लियर ही होगा। रिफ्लेक्शन इज गवर्न बाय द इक्वेशन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। समझ गया ना। और स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू बोल सकते हैं, या एन भी कहीं कहीं दिया हुआ रहता है। समझ गया ना। ये स्नेल्स लॉ हो गया, पहला लाइन यही चीज होता है। ठीक है, देखिए, the critical angle of incidence for a ray incident from the denser to a rarer medium, that angle for which the angle of refraction is 90 degree, इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझ गए। एग्जाम्पल, ऑप्टिकल फाइबर। समझ गया ना, ऑप्टिकल फाइबर है जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल आई होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। किसमें? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, ऑप्टिकल फाइबर, है ना। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो थ्योरी थ्योरी था। तीसरा साइन कन्वेक्शन है, तो साइन कन्वेक्शन हम लोग क्लियर है। यहाँ देखिए, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो चलिए ना, देखिए ना, यही साइन कन्वेंशन देखते हैं। ठीक है, मान लो कि रे इधर से आ रहा है, तो ये डायरेक्शन में कुछ भी चीज मेजर करोगे तो क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। नीचे की तरफ कोई चीज होगा तो वो निगेटिव होगा। ऊपर की तरफ कोई चीज होगा तो वो पॉजिटिव होगा। और इस डायरेक्शन में कोई चीज रहेगा तो वो निगेटिव होगा। क्लियर है ना। चलिए, मिरर इक्वेशन क्लियर है। क्या है वी और यू? क्या है? ठीक है, फोकल लेंथ है। क्लियर है ना ये? आर इक्वल टू 2f या एफ इक्वल टू आर बाई 2, ये भी होता है। यही पे दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रिज्म का है। इसको तो एकदम लिखना लिखना भाई, इसको लिखो एकदम, जितना लिखोगे उतना ही बढ़िया है ये प्रिज्म वाला। समझ गए। चलिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है? अगर म्यू लिखना है तो म्यू टू वन इक्वल टू लिखोगे तो म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। और ये प्रिज्म है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। समझ गए ना। डेविएशन, ये एंग ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है ना, तो इसको इधर जाना चाहिए, तो ये डेल एम।
अगला भाई, तीन को है। ठीक है, मान लिया जाए, ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस है, इधर एयर है, इधर वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है। समझ गया ना? तो इसी के लेके ये फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। सेकेंड लेस मेकर फार्मूला है, इसका नाम लेंस मेकर फार्मूला, इसका नाम मिरर फार्मूला, ठीक है ना। लेंस मेकर फार्मूला को ही दूसरा फॉर्म में लिख दिया है, क्या, 1/f को 1/f छोड़ दिया गया है, n2 माइनस n1 बाई n1, 1/r1 माइनस 1/r2, ये भी लेंस मेकर फार्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ जो चार वर्ड लिखा हुआ है, इसको लिखो भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, मित्तल बनाने में काम आएगा।
हो गया भाई। लेंस का पावर किसमें मेजर किया जाता है? डायोप्टर। ठीक है, और मीटर का पावर -1। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, उसी तरह से पावर को कंबाइन करेंगे तो सारे लेंस को मिला देना है ना। यहाँ तक आपका इजी था, है ना। यहाँ से शुरू हो रहा है कहानी 8वां नंबर से। देखो क्या है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप m = 1 + d/f। डी क्या बता रहा है? 25 सेंटीमीटर। समझ गए ना? क्या है ये? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, ठीक है ना। बोल रहा है कि यदि इमेज इंफिनिटी पे बने, इफ इमेज formed at infinity, देन क्या हो जाएगा? m = d/f हो जाएगा। ठीक है ना। इसको लिखा जाए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप को उसके बाद कंपाउंड, इसको लिख लो भाई पहले, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना।
कैंसिल हो गया ना ये? आएगा कि नहीं पहले वाला? तुम जुड़े हुए हो कि नहीं? हो ना? चलो, तो याद है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? 1+d/f। समझे ना? याद कर लो भाई। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना होता है? पहले तो उसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखो, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो गो लेंस का यूज होता है। एक को बोलते हैं आईपीस और दूसरे को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। एक तो इस तरह देंगे, एम इक्वल टू एमओ प्लस एम ई लिख के। अब देखिए, अब इसमें पूछेगा अलग अलग पूछ सकता है, समझ गया ना? तो एक ऐसे भी दे सकते हैं, लेंथ बाई एफ ओ इंटू d/fe। समझ गया? तो इसको लिखा जाए भाई, ठीक है ना? तो वो है पहला और ये दूसरा। और एक एक लेंस का पूछे तो, आईपीस का पूछे तो 1+d/f ही है ना। 1+d/f, 1/d/f ही। अगर ऑब्जेक्टिव का पूछे 1/d/f हो, है ना। एक एक का पूछे तो वही फॉर्मूला हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप में बदल जाएगा, लेकिन अगर साथ साथ पूछे तो दो फॉर्मूला है।
हो गया भाई। अच्छा ये बताओ, एफओ क्या है, एफई क्या है और एल क्या है? एल है दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के फोकल लेंथ का कितना डिस्टेंस है। एल इक्वल टू बोल सकते हो एफ ओ माइनस एफ ई, ये भी याद रखिए। लास्ट बच गया है क्या, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना दिया हुआ है, बीटा बाई अल्फा, ठीक है, या एफ ओ बाई एफ ई। इसका तो आसान है याद करना, है ना। ये भी लिख लिया। अब बीटा क्या है देखिए, एंगल मेड बाई आई। अल्फा क्या है, एंगल, देखो दो चीज का यहाँ पर डिफरेंस दे रहा है, ठीक है ना। एक क्या है कि आंख के द्वारा एंगल बनाया गया है, आंख पे एंगल बन रहा है, तो अल्फा के लिए लिखो एट आई, और बीटा के लिए क्या लिखोगे, बाई आई, बस। ये हो गया ना भाई। देखिए अब मुजबानी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं 10 गो कम से कम। भारत एकदम जीत गया। इसको मिटाए ना भाई अब।
इसमें तो ज्यादा दिया नहीं है क्या, इसका तो लगता है कि टॉपिक वाइज ही रिवीजन किया जाए। तो ये बताओ, हाइजेंस प्रिंसिपल एक आया था, क्या होता है बताइए। देखिए, उसमें क्या बताया था ना, यहाँ से वेव निकला भाई, ये वेव है, ठीक है ना, तो ये प्राइमरी वेव कहलाएगा। और हर एक वेव से एक वेव निकल सकता है, समझे ना, समझ गए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे है ना, निकल सकता है, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव। तो हाइजेंस प्रिंसिपल यही बोला था कि एवरी एवरी पॉइंट इन द वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड अनदर सेकेंडरी वेव, समझ गए ना। जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि F1 F2 रिप्रेजेंट द स्फेरिकल वेव फ्रंट। F1 और F2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट को, ठीक है। F1 and F2 produce the forward moving wave front G1 G2 and D1 D2, G1 G2 और D1 D2, समझ गया ना। हाँ, तो देखिए अब इसमें क्या बता रहा है कि प्रोड्यूस फॉरवर्ड मूविंग वेव फ्रंट G1 G2 एंड बैकवर्ड है D1 D2, मतलब ये है ना, तो इसके आगे की तरफ वेव होना चाहिए, ये भी है, ये नहीं कि पीछे होना चाहिए, समझ गया ना। तो ये भी हाइजेंस प्रिंसिपल का रूल है। तो इसमें तो खाली डेफिनेशन वगैरह था, अगर आता तो ये सब लिखा जाता, इसमें न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, आएगा इंटरफेरेंस से सबसे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए अब आना शुरू हो गया। चलिए, दो चीज का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, लेट, क्या है ये, एक्चुअल में वेलोसिटी पहले बोल रहा है, v1 v2 वेलोसिटी मान लीजिए, ठीक है। लेमडा 1 और लेमडा 2 वेवलेंथ, क्या बता रहा है कि v1 बाई लेमडा 1 इक्वल टू v2 बाई लेमडा 2 होगा। और इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चल जाएगा टाइम, समझ गया ना, टाइम पता चलेगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है भाई, तो उल्टा हो गया ना, डिस्टेंस बाई स्पीड, समझ गया ना, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस को लेमडा रखना है, स्पीड को भी रखना है, तो एक्चुअल में ये चीज था। अब इसको ऐसे लिया होगा तो ये 1/t है, तो इसी को टाउ कर दिया है, यहाँ पे देख रहे हो ना ऊपर में, तो ये एक लिख लीजिए, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में इसका यूज आ सकता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, v1 बाई v2 इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2, तीन इक्वेशन बन सकता है यहाँ से, v1 लेमडा 2 इक्वल टू v2 लेमडा 1।
ये हो गया ना जी। अच्छा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है जानते हो? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है? जैसे जानते हो ना, वो चीज नहीं बोल रहे हैं, जैसे वो तो एक होता है ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव जैसे कि, हाँ ये चलिए हो गया। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बोलते हो, डायमंड का भी कुछ होता होगा, गोल्ड का भी कुछ होता हो, ये कैसे निकलता है एक्चुअल में? 1 2 3 ये सब कहाँ से आया है? तो देखिए कहाँ से आया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, हाँ, वैक्यूम में और बाई मीडियम में। समझ गया ना, इसको सी बाई वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो एक ये भी है भाई, और वो भी है साइन आई बाई, हो सकता है कि ये नहीं दिया हुआ रहे, साइन आई साइन आर। तो स्पीड ऑफ लाइट तो तुम जानते ही हो, 3 × 10⁸ बाई भी। तो यहाँ से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का निकाला जा सकता है, या वेलोसिटी ही पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, टाइम निकालने का भी अभी बताएं। हो गया ना भाई ये? चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, इसी से समझते हैं डॉपलर इफेक्ट को। ठीक है, क्या दिया हुआ है?
What speed should a galaxy move with respect to us so that the sodium line इतना नैनोमीटर इज ऑब्जर्व इतना नैनोमीटर? मतलब क्या होता है ना कि डॉपलर शिफ्ट, जानते हो ना डॉपलर शिफ्ट? कैसे हम लोग, मतलब कोई चीज चल रहा है 20 किलोमीटर के स्पीड से, लेकिन वो दिखेगा हमको 30 किलोमीटर के स्पीड से, तो उस तरह की चीज को डॉपलर शिफ्ट बोलते हैं। समझ गए ना? तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये इस तरह से कैलकुलेट करना है। चेंज इन वेलोसिटी बाय वेलोसिटी, चेंज इन वेवलेंथ बाय वेवलेंथ। समझ गया ना? तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालना है, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे आपको डेल्टा लेमडा चेंज इन वेवलेंथ कितना हो रहा है, 589.6 में से घटाना है 589, 0.6 नैनोमीटर का। ठीक है भाई, लेमडा ओरिजिनल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 589, ठीक है। और आपको यहाँ पे बताना है, इस फार्मूला के एक और आगे लिख दो ये फार्मूला, माइनस वी वेलोसिटी रेडिकल बाय स्पीड ऑफ लाइट। मतलब ये तीन चीज हो गया। क्या क्या लिखना है, या तो डेल्टा वी बाई वी को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वी बाई सी इक्वल टू डेल्टा लेमडा बाई लेमडा। ये तीन चीज है। डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इक्वल टू माइनस वी बाई सी, तो डेल्टा लेमडा का वैल्यू 0.6, लेमडा का वैल्यू 589 इक्वल टू वी का वैल्यू निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट 3.10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से v का वैल्यू निकाल लो, 3 इंटू 10 का पावर 8 इंटू 0.6 बाई 589 नैनोमीटर। समझ गया ना? तो लिख लीजिए, टॉपिक क्या दीजिएगा, डॉपलर शिफ्ट। क्या हो रहा है जी? किताब तो ऑर्डर कर दो लोग, 4-5 हजार, 5-6 गो, 5 बजे, 3 से 5। हाँ हाँ, थोड़ा लेट। लाइन नहीं रह रहा है। देखो भाई सब क्या है, ये सब इक्वेशन है वेव का। ठीक है, ठीक है ना?
हेलो। हेलो। हाँ भाई, ये वेव का इक्वेशन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इसका 7.25 वेवलेंथ और 9.75 वेवलेंथ, तो दोनों को माइनस कीजिएगा तो क्या निकलेगा? फेज डिफरेंस निकलेगा। समझ गया ना? ये दोनों चीज में क्या है अंतर? कोई अंतर नहीं है। ये कॉस ओमेगा टी लिखा हो या -4 पाई लिखा हो, 4 चक्कर लगा के भी वही पहुंच रहे हैं। सब चीज का यूज होगा भाई, समझ रहे हो ना? वेव का सब देखबे किए हो गए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सब आएगा है। फेज डिफरेंस कब n लेमडा होगा, कब n+1/2 लेमडा होगा, ये सब आएगा आपका आगे। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? देखिए, y1 इक्वल टू दिया हुआ है a cos ओमेगा t, ठीक है। y2 इक्वल टू दिया हुआ है a cos ओमेगा t +5, ठीक है। दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है, जोड़ के कितना आएगा भाई? देखो कितना आएगा। यहाँ दोनों को पहले जोड़ोगे ना आराम से, तो पहले लिखोगे a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t +5, ऐसे तो पहले लिखोगे, यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, ठीक है ना? और उसके बाद देखिए, यह फार्मूला आपको याद रखना चाहिए कि दो को वेव को जब जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए। y इक्वल टू y1 प्लस y2 का वैल्यू क्या होगा? 2a cos 5/2 और cos ओमेगा t +5/2। अब ये कैसे हुआ? तो cos a cos b, ट्रिगोनोमेट्री पर हो गया ना? cos a cos b का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 cos a/2 इंटू cos b/2। तो डायरेक्ट याद रखो, y इक्वल टू दिया रहे a cos ओमेगा t, y2 इक्वल टू दिया रहे a cos ओमेगा t +5। फाई यहाँ पे क्या है भाई? y फाई क्या है? दोनों का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, समझ गया ना? तो ये लिख लिया जाए, क्या हो जाएगा y का वैल्यू? 2a cos 5/2 cos ओमेगा t +5/2। ये लिखा जाए, दो इक्वेशन को जोड़ेंगे तो इस तरह आता है। और ये चीज दिया हुआ है कैसे आता है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला दिया हुआ है 2 cos a प्लस b/2 प्लस cos a माइनस b/2।
अब धीरे धीरे समझ में आना बंद हो गया होगा, यही सब चीज। अब हम लोग को इसमें क्यों पढ़ना है कि ये फार्मूला कैसे आया, क्या कैपिटल डी क्या होता है भाई? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट स्मॉल डी, और स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी। कितना बढ़िया चीज है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब डिटेल लाइन बाय लाइन, समझ गया ना? पाँच मिनट का ब्रेक, ठीक है ना? फिर इसका हम लोग एक्सरसाइज सोल्व करते हैं।